नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, पहली दो सीरीज हम आपको बता चुके हैं जिसमें हमने ट्राइकोडर्मा के बारे में, दोनों प्रजातियां उसकी, ट्राइकोडर्मा विडी और ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम के बारे में बताया था, ब्यूवेरिया बेसियाना के बारे में बताया था आपको, और आपको ये भी बताया था कि किस तरह से इनकी वृद्धि करनी है, इनका जो है इनकी ग्रोथ करनी है, उसके बारे में बताया था, और क्या क्या किन किन रोगों पर इनसे निजात पा सकते हैं। उन सब बातों के बाद आज हम आपको इसी सीरीज में आगे बताने वाले हैं दोस्तों सूडोमोनास के बारे में। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस 0.5% WP की फॉर्म में बाजार में फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है ये, और ये कल्चर है बैक्टीरिया का। दोस्तों, ये दोनों आपको मैंने आपका ट्राइकोडर्मा विडी और ट्राइकोडर्मा से, ब्यूवेरिया बेसियाना भी फंगस है, और सूडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया कल्चर है। बैक्टीरिया का ये आपके कह सकते हैं पाउडर फॉर्म में जीवाणु होते हैं ये, और वो इनएक्टिव फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं, और इनको एक्टिव करके हम अपने खेतों में डालते हैं, जिससे हमारी फसल पे ये जो दोस्तों भूमि जनित और फफूंद जनित रोग हैं, उन दोनों में प्रभावी उनको बैक्टीरिया, जो जैसे बैक्टीरिया क्या काम करता है, बैक्टीरिया खाने का काम करता है, फफूंद उसके ऊपर जमा होने को होकर के ग्रोथ करती है, तो उसको उसमें विषैले पदार्थ छोड़कर मार देती है, बैक्टीरिया खा जाता है। तो हमें फसलों में दोनों तरह के जो एलिमेंट हैं, फफूंद वाले भी और बैक्टीरिया वाले भी प्रयोग करने चाहिए, लेकिन अब एक साथ मिलाकर के इनको हम ग्रोथ नहीं कर सकते, इसलिए ग्रोथ करने के लिए, कल्चर करने के लिए इनके हम अलग अलग प्रोसेस ही अपनाएंगे। अब यहाँ पर जो भूमिजनित रोग हैं, इसमें कौन कौन से भूमिजनित रोगों से इसमें आपको फायदा मिलेगा, वही जड़गलन, सुंडी, चेचक और चेचक भी अगर फंगस जनित है तो उसमें भी इसका फायदा होगा। तनागलन, अच्छा तनागलन और जड़गलन होता कैसे दोस्तों, मैं आपको वो एक बात बता देता हूँ। जो आपके फंगस और बैक्टीरिया हैं, जो भूमि में हानिकारक बैक्टीरिया है, वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं जड़ों के माध्यम से इसके संवहनी ऊतक में। संवहनी ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल को और खनिज लवणों को भूमि से पौधे के अग्रभागों पर पत्ती तक पहुंचाता है, जहां पत्तियां सूर्य के प्रकाश में और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं, और भोजन फ्लोएम के द्वारा जड़ों में आपके जो ट्यूबर होते हैं आलू के, उसके रूप में स्टोर होता है। दोस्तों, अब ये जो किसी भी कहते हैं ना जड़गलन और तनागलन कब किसी भी स्टेज में आ जाती है, तो ये जो अगर बैक्टीरिया या जो फफूंद पनपती है, वो उस खनिज के साथ में, पानी के साथ में, और आपके चली जाती है आप संवहनी ऊतक में उसके, और वहाँ पर उसको जो है गला देती है दोस्तों, उसको रोक देती है। रोकने के बाद वहाँ पर फंगस फिर पनपने लगता है, तो आपका तना आपने जो देखा हुआ, अगर जड़ के स्तर पर ही वो रुक जाता है तो जड़गलन आ जाती है, और जब तना के स्तर पर पहुँच जाता है तो दोस्तों तना गल जाता है, और न तो फिर पत्तियों को पोषण मिल पाता है, और न ट्यूबर ही आगे पनप पाता है। तो अगर ट्यूबर बनने के बाद ये रोग आता है तो ट्यूबर छोटे छोटे रह जाते हैं, और पहले आ जाता है तो पौधा मर जाता है। दोस्तों, अब इसके बचाव के लिए हम प्रयोग करेंगे सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया को भी हम इसको कल्चर करने के लिए, यानी इसकी वृद्धि करने के लिए आप गोबर का, सड़ी हुई गोबर का पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए एक गाढ़ा सा पेस्ट बना करके उसमें इसको डाल देंगे, और डालने के बाद आप तरीका वही अपना सकते हो, बेड वाला तरीका अपना सकते हो, लेकिन ये इसमें ज़्यादा नमी की आवश्यकता आपको पड़ती है। ये जो है एक प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में देखा गया दोस्तों, कि हमने एक फंगस को देखा कि फंगस को घोल करके फ्लास्क में चेक किया, और बैक्टीरिया कल्चर को घोल करके फ्लास्क में चेक किया, तो ये पाया कि जो फंगस वृद्धि कर रहा था वो सतह पर आ गया था, और जो बैक्टीरिया था वो बीच में भी उपलब्ध था। तो जब इसका मतलब क्या है कि फंगस ऊपर सतह पर वृद्धि करता है और बैक्टीरिया अंदर भी वृद्धि कर सकता है, इसलिए बैक्टीरिया को लिक्विड बेस में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और फंगस केवल फंगस वाले जो हम बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, हम तो अपने मित्र फंगस का को ग्रोथ करा रहे हैं, उसको हम केवल सॉलिड फॉर्म में ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप पेस्ट, गाढ़ा पेस्ट ले सकते हो, लेकिन फंगस की कंडीशन में आपको
सूखी मतलब गीली नमी वाली नमी युक्त गोबर की खाद या आपको कंपोस्ट खाद ही प्रयोग में लेनी है। इसके लिए आप इसको भी बीज शोधन में भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को बीज शोधन के लिए आप 10 ग्राम स्यूडोमोनास का गाढ़ा घोल लेकर के और 1 किलो बीज पर प्रयोग कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आप देख लेना, ये अच्छी तरह से एक पतली लेयर बीज के ऊपर जमा हो जानी चाहिए, उतनी मात्रा में आपका इसका पेस्ट बनाना है और पेस्ट बना करके बीज पर डालना। आलू के बीज को भी हम पेस्ट में लिपेट सकते हैं, आप उस पर डाल देंगे अच्छी तरह से, या डुबो करके आप सुखा लेंगे। इस तरह से आप इसका जो है बीज शोधन भी कर सकते हैं। भूमि शोधन के लिए 1.5 से 2 केजी प्रति एकड़ 50 केजी से कम गोबर चाहिए, 50 से 100 केजी तक। उसमें एक स्लरी तैयार कर लेंगे और इसमें भी गुड़ मिला सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, इसमें अगर थोड़ा बहुत केमिकल का भी गुड़ होगा ना दोस्तों, हानिकारक नहीं होना चाहिए तो भी चलेगा, क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि उसका इस पर उनका कम असर होता है, असर होता ही नहीं है। तो इसमें आप गुड़ मिला करके इसके लिक्विड बना करके इसको आसानी से कल्चर किया जा सकता है। एक ड्रम में पानी भर के उसमें 2 किलो गुड़ डाल करके बैक्टीरिया डाल देंगे तो ये उसमें भी आराम से अंदर, क्योंकि बीच में भी कल्चर करते हैं, ये कल्चर करेंगे। इसका लिक्विड कल्चर अगर आप तैयार करते हैं, इसमें गोबर नहीं मिलाया मान लो आपने, तो उस लिक्विड कल्चर को जब आप पलेवा लगाते हैं खेत में बुवाई से पहले, तो पलेवा में ही इसको पानी के साथ एक टोंटी लगा ले, टोंटी के साथ आराम से धीरे धीरे पानी के साथ इसको खेत में पहुंचा दें, ये वहां पर भी बेहतर कार्य करेगा। अगर आप इसको भी यूज करना चाहते हो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को, और आप जो है ट्राइकोडर्मा भी यूज करना चाहते हो, तो पहले पलेवा में स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को प्रयोग करें। उसके बाद आप जो है जब आपका पलप तो रहा ही है, आपने एक गाढ़ा जो बेड बना के तैयार तो आप कर रहे हैं, जब आप अंतिम जुताई करें उससे पहले उसको डाल सकते हैं। तो पहले इसका प्रयोग करें, फिर उसका बाद में प्रयोग करें। अगर आप जो है इसके अलावा दूसरा जो है एक और है जो फंगस बेसी है, वो है आपका मेटाराइजम एनिसेप्ली। इसका भी प्रयोग करना है। अगर आपके चेचक ज़्यादा है तो इसका भी प्रयोग करना है। मेटाराइजम एनिसोप्ली है, ये फफूंद बेस्ड है और ये भी जैविक आपका फंगिसाइड और कीटनाशक दोनों ही काम करता है। इसका ये खासियत ये है दोस्तों, ये कम टेम्परेचर में काम करता है, आर्द्रता में भी काम करता है और सूखे में भी काम करता है। ये सबसे बढ़िया बात है इसकी। तो जब आपकी जो फसल ट्यूबर बन जाते हैं, जब हम पानी की बहुत कम मात्रा देते हैं, तो बीच ट्यूमर के आसपास ये अगर रहेगा तो आपके चेचक नहीं बनेगी। इसका भी प्रयोग आप आराम से कर सकते हो मेटाराइजम एनिसेप्ली का। और तरीका वही है मेटाराइजम के लिए, क्योंकि भी फफूंद बेस्ड है, वही तरीका आपको ये भी 1.5 से 2 केजी लेना है। इसको कम भी ले सकते हैं, 1 से 1.5 केजी ले सकते हैं आप। 1 से 1.5 केजी 50 किलो गोबर में मिला करके उसी तरीके से, और खेत में इसको आप बुवाई से 15 दिन पहले, आप पलेवा लगाने से 15 दिन पहले सूखी मिट्टी में भी आप इसको डाल सकते हैं। इसको सबसे पहले डालें आप। अगर आप बात करते हैं दोस्तों, आप बड़े इसमें बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे प्रयोग करना है। आप सबसे पहले आप पलेवा से भी पहले जब जुताई करते हैं तो मेटाराइजम एनिसेप्ली, अगर आपके पास अभी 8-10 दिन का समय है तो 8 दिन पहले मेटाराइजम एनिसेप्ली को ला करके और इसका 1 से 1.5 केजी 50 किलो गोबर मिला करके इसको सबसे पहले कल्चर कर दो। और आप पलेवा से पहले खेत में जुताई, अगर आपकी जुताई नहीं हुई है तो पलेवा से पहले डाल दीजिए, पानी के साथ ये मिक्स हो जाएगा। इसके बाद पलेवा के साथ आप लिक्विड बेस्ड बैक्टीरिया जो मैंने बताया स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, उसको चला दीजिए। और अंतिम जब आप जुताई करने जाएं उससे पहले आप ट्राइकोडर्मा विरिडी को डाल दीजिए। 3 चीज़ों को डालने के बाद आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। बेहतर काम करेगा, एक बार आप प्रयोग करें। अगर आप हर वर्ष प्रयोग करेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आगे आपको इसकी मात्रा भी कम कर देने के बाद भी आपका ये फायदा देता रहेगा दोस्तों। एक बात और मैं बता दूं, इसके प्रयोग से, क्योंकि ये सहजीवन करता है, इसके प्रयोग से आप पहली बार 20 से 25% रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर दें, दूसरी बार 30 से 35% रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर दें, और तीसरी बार दोस्तों 35 से 40% रासायनिक खादों का प्रयोग कर दें और गोबर की खाद का भरपूर प्रयोग करें। निश्चित रूप से आपका उत्पादन 25 से 30% बढ़ जाएगा दोस्तों। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। चूँकि हम एक जहर मुक्त खेती की भी मुहिम चला रहे हैं दोस्तों, आप बेहतर खेती करना चाहते हो,
बेहतर गुणवत्तापूर्ण फसल लेना चाहते हो तो धीरे धीरे करके आपको जैविक की तरफ बढ़ना होगा और रसायन को, खतरनाक केमिकल्स को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ऐसे चलते हैं तो निश्चित रूप से जब हमारी फसल आलू निर्यात होता है, बाहर जाता है, वहां पर पसंद किया जाएगा, फेल नहीं होगा दोस्तों, और आपकी फसल का अच्छा दाम भी मिलेगा और फसल स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके जवाब देने के लिए जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। तो आप वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।